सर, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब सशक्त उत्तराखंड एट 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सेतु आयोग पर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल नामकरण करना जानती है। से राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। उदाहरण देता हूँ, नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज़ 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में, ये रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीज़ों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आपने भर्ती घोटाले किए, आपकी सरकार में पटवारी का पेपर लीक हो गया, आपकी सरकार में SSC घोटाला होता है, आपने नकल विरोधी कानून बना दिया साहब। क्या हुआ उस अध्यादेश का, नकल अध्यादेश का, जो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने राजनाथ सिंह जी के शिक्षा मंत्री होते हुए यूपी में बनाया था? वो कानून को ही लागू करते सख्ती से तो शायद चल जाता। केवल और केवल बीजेपी नामकरण करती है, चीज़ों को डाइवर्ट करना जानती है। क्षमा मांगनी चाहिए सरकार को कि 1 साल की वो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पे उन्होंने पुलों के नीचे काम नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कहा कि अवैध खनन की भेंट चढ़ गया, और वहाँ लोकल लोग भी कह रहे हैं अवैध खनन की भेंट चढ़े हैं ये पुल, और आज भी खतरा है। और आज भी बदस्तूर किसी भी नदी में चले जाए, जेसीबी और पोकलैंड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार आग बंद करके बैठी है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र की नड्डा से मुलाकात हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है महेंद्र ने, और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होती हुई नजर आई और संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र की नड्डा से मुलाकात हुई है, जिस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होती हुई इस मुलाकात में नजर आई। तो संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई है और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र की नड्डा से मुलाकात, तो मुलाकात की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की है और बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस मुलाकात में शामिल हुए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा हुई ही और साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आई। तो बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र की नड्डा से मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होती हुई और मंथन होता हुआ नजर आया। कौन कौन से मुख्य एजेंडे होने हैं, कौन कौन सा कार्यक्रम होना है, इसकी भी चर्चा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और सचिवालय में शाम 4 बजे से इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दौरान कई प्रस्ताव
को मंजूरी मिलती हुई भी इस बैठक में नजर आ सकती है और 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और सचिवालय में शाम 4 बजे से इस बैठक का आयोजन होगा और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। काफी अहम बैठक है ये और इस दौरान इस बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। तो 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी भी मिलेगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और 3 अगस्त को ये बैठक है। कई प्रस्ताव को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है और 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आयोजित होती हुई नजर आएगी जो कि शाम 4 बजे आयोजित होगी। तो इसकी अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे और सीएम धामी की अध्यक्षता की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। तो 3 अगस्त को ये बैठक होनी है मंत्रिमंडल की, प्रदेश मंत्रिमंडल की ये बैठक है जो कि सचिवालय में आयोजित होगी शाम 4 बजे और सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। वहीं कई प्रस्ताव को इस बैठक के दौरान मंजूरी भी मिलेगी। तो 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक होने जा रही है, अहम बैठक होने जा रही है और सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होगा। शाम 4 बजे से ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम धामी करेंगे और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी और उस पर मुहर लगती हुई भी नजर आएगी। 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बड़ी और अहम बैठक। तो सचिवालय में शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन होगा और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उधर हरिद्वार में 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत स्थगित हो गई है जिसकी जानकारी देते हुए भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि सरकार इस पंचायत से घबरा गई है क्योंकि सरकार ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही थी और इसके साथ ही उन्होंने बेलरा प्रकरण में गिरफ्तारी के डर से छिपे लोगों को अपने घर वापस लौटने की भी अपील की। जो ये जघन्य अपराध हुआ था, हमारे पंकज भाई को मारा था और उसमें हमारे निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लगाए थे, तो उसमें सब चीज़ों पर हम लोगों ने वार्ता करके 27 तारीख को महापंचायत रखी थी क्योंकि दलित समाज के लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा था। भैया 27 तारीख को हम लोगों ने महापंचायत रखी थी और ये 27 तारीख को महापंचायत एक बड़ा विशाल रूप लेने वाली थी। ये पंचायत बहुजन समाज की सबसे बड़ी महापंचायत होती। तो सरकार को भनक लग गई थी कि इसमें पूरे देश का बहुजन समाज जुटेगा, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले सरेंडर कर दिया और सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आंख से आंख मिला सके हमसे। सरकार ने उत्पीड़न किया है समाज का और इसका जवाब हम सरकार को देंगे भी, संवैधानिक रूप से देंगे, वोट के हिसाब से देंगे। परंतु जितने लोगों पर हमारे ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था कि जितने लोगों पर निर्दोष लोगों पर मुकदमे थे, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों पर मुकदमे थे, वो सभी मुकदमे बिना किसी शर्त के हटा लिए गए हैं। किसी भाई को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग बड़ी दूर दूर से चले हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो हजार किलोमीटर से इस महापंचायत के लिए चल दिए हैं, तो मैं उन लोगों भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो जहां पर हैं वहीं रुक जाएं। अब उत्तराखंड की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है और जैसे भी कोई आगे का आंदोलन होगा उसमें हम सब लोग आपको जानकारी देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त सामने, बड़ा अपडेट आपको बता दें। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक आयोजित हुई। तो नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक आयोजित होती हुई नजर आई जिसमें कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम धामी की यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम धामी की यह बैठक थी जिसमें कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अहम बैठक की है जिसमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा की और नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक होती हुई नजर आई। तो कई समसामयिक और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है इस बैठक में और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की ये बैठक। तो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करते हुए इस बैठक का आयोजन हुआ और नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कई अहम और समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई है। नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और ख़ासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है
इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, मैं कहूँ कि धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, जूलाघाट, जौलजीबी, चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, खटीमा तक जो पूरा सीमांत क्षेत्र पड़ता है, इस पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ, नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो, उस संबंध में हमने उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को उनको दिखाया भी है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उन लोगों ने नेपाल में हम लोगों को आमंत्रित किया। निकट भविष्य में हम नेपाल भी जाएंगे और कृषि के क्षेत्र में या इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में जो हमारे आजीविका का क्षेत्र है, स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र है, मानस खंड मंदिर माला मिशन है, ये सारे काम हमारे बिल्कुल नेपाल के साथ चल रहे हैं, नेपाल के बराबर में चल रहे हैं। तो नेपाल के लोगों ने उसमें अपनी बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और टिहरी के घनसाली में एक बार फिर से भूस्खलन की खबर सामने आई है। पहाड़ी से मलबा गिरता हुआ और आपको बताना चाहेंगे कि मलबे में 5 मकानों के दबे होने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है और प्रदेश में भारी बारिश के चलते एक बार फिर से तबाही की ये तस्वीरें सामने आती हुई टिहरी से, जहां पर घनसाली में भूस्खलन हुआ है और पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण इसमें 5 मकानों के दबे होने की भी सूचना मिल रही है। तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मलबे में ये 5 मकान दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। टिहरी के घनसाली में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पहाड़ी से मलबा गिरा और मलबा गिरने से लगभग 5 मकानों के दबे होने की सूचना मिल रही है। तो कहा जाता है कि पहाड़ का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है और उसकी ये तस्वीरें भी साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और प्रदेश में जिस तरह से बारिश हुई है उसने भारी तबाही मचाकर रखी हुई है। ताजा खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां पर भूस्खलन की खबर सामने आई है और मलबे में 5 मकानों के दबे होने की भी सूचना मिल रही है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। उधर देश के अधिकतर राज्यों में लगातार बारिश जारी है और मौसम विभाग की माने तो अभी देश के बहुत से राज्यों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश जारी है और इसके चलते मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि बारिश के बीच भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है और इसके कारण ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। तो देवभूमि में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कहीं पहाड़ी से मलबा गिर रहा है तो कहीं पर कई रोड्स अवरुद्ध पाए जा रहे हैं। यहां पर टिहरी से भी अभी हमने आपको खबर बताई, जहां पर भूस्खलन के बाद 5 मकानों के दबे होने की सूचना मिल रही है। तो भारी तबाही मचाकर रखी हुई है उत्तराखंड में देवभूमि में बारिश ने और बारिश के बाद तबाही का जो मंजर है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बारिश के बाद की ये तस्वीरें, जहां पर भारी तबाही का मंजर, कहा जा सकता है कि खौफनाक मंजर भी लगातार देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में येलो अलर्ट लगातार जारी है और लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। तो टिहरी के घनसाली में भी भूस्खलन की खबर सामने आई, जहां पर 5 मकानों के दबे होने की सूचना मिल रही है। पूरी देवभूमि में इस बार बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। बारिश के बाद कहर लगातार जारी है प्रदेश में और 4 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से कई शहरों के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और बरसात में कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं इस पर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बरसात में राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को फेल बताया है और उन्होंने कहा है कि बारिश से पहले ही सरकार को पूर्वानुमान मिल जाता है, बावजूद इसके बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके
ऐसा क्यों है? देखिए, इसका पूर्वानुमान तो हर वर्ष ही होता है। अब आप देखिए, अभी 2 साल पहले ही ऐसी एक भयावह आपदा यहाँ आई थी जो नैनीताल जिले को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया था। उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? डबल इंजन की सरकार और ये सरकार और वही नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारी सड़कें टूट जाती है, कनेक्टिविटी टूट जाते हैं, गांव हमारे जो होते हैं वो आपदाग्रस्त हो जाते हैं, पहाड़ों में आपदा आ जाती है। तो इसके लिए सरकार कोई पूर्व से तैयारी नहीं करती, रिएक्शन में तैयारी होती है कि जहां आपदा आ गई वहां पे लोग भेज देते हैं, एसडीएम डीएम जो भी हो, फिर जाके वो सरकार को बताते हैं। और सरकार पे कोष नहीं है, आपदा के राहत का जो कोष सरकार पे होना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन वो नहीं है। तो अवश्य राज्य सरकार इस क्षेत्र में विफल रही है, मेरा ऐसा मानना है। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आती हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के 75 पुल सुरक्षित नहीं है, वहीं सेफ्टी ऑडिट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इनमें से कुछ पुलों की स्थिति ज्यादा खराब है और खतरनाक पुलों पर यातायात रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के 75 पुल सुरक्षित नहीं है और सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा होता हुआ। वहीं इनमें से कुछ पुलों की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिसके चलते इन पर यातायात को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पुलों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट ने एक बार फिर से टेंशन को बढ़ा दिया है। पीडब्ल्यूडी ने जारी की है चेतावनी। वहीं इन पुलों पर यातायात को तत्काल रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो किस जगह पर कितने पुल असुरक्षित हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किन किन जगहों पर कितने पुल असुरक्षित पाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में करीब 1 माह से लगातार बारिश जारी है और बारिश से उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए इस बार बारिश का मौसम आफत बनकर आया है और बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। दूसरी ओर पहाड़ों से लगातार भूस्खलन भी हो रहा है, जिसके चलते प्रमुख नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। इसी बीच पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किए गए पुलों के ऑडिट ने सरकार की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां पर 75 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। तो किस किस जगह पर कितने पुल असुरक्षित हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड के 75 पुल फिलहाल सुरक्षित नहीं हैं, जिन पर यातायात को रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस ऑडिट रिपोर्ट ने सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बारिश से उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। वहीं हाल ही में चमोली पुलिस की ओर से बताया गया कि सड़क पर पत्थर गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग और छिनका के पास भी जो मार्ग है वो बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो ये कि उत्तराखंड के 75 पुल असुरक्षित पाए गए हैं, जिन पर यातायात को रोकने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इस खबर ने सरकार की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उधर उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया है कि राज्य भर में सुरक्षा ऑडिट के दौरान 75 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। तो 75 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। और आपको बता दें कि कौन कौन से पुल असुरक्षित है, किन किन जगहों पर, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से 3 अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं योगेश का। योगेश, 75 पुल असुरक्षित पाए गए हैं उत्तराखंड में। ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरकार की चिंता अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती? सबसे बड़ी बात यह है, प्रदेश की एक सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में जो 75 पुल हैं वो असुरक्षित है। सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों जब कोटद्वार के मालन नदी में एक पुल गिरा था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने ये सेफ्टी ऑडिट कराया, जिसमें एक बड़ी खबर ये सामने आई है, 75 पुल जो है असुरक्षित हैं, जिनमें कभी भी कोई खतरा हो सकता है। यातायात पर रोक लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, जिसमें नैनीताल जिले से 2 पुल हैं, देहरादून से 13 हैं, चमोली से 9, टिहरी से 7, ऐसी पूरे प्रदेश के 75 पुल हैं जिनमें यात्रा असुरक्षित है। अब इसके बाद देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्या पुलों पर यातायात पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। हालांकि अभी
जिलों के जो पुलों की संख्या बताई गई है, इनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है कि जिलों में कौन कौन से ऐसे पुल हैं जो असुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, यशराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यशराज, आपके इलाके में, आपके जिले में लगभग कितने पुलों को असुरक्षित पाया गया है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून जिले में करीब 13 पुल असुरक्षित पाए गए हैं, जहां पर यातायात को भी रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर भारी यातायात को, वाहन को प्रवेश करने से रोक दिया भी गया है। वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पुल है जहां पर छोटे वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, कार को भी रोक दिया गया है, ताकि पुल के कुछ भाग जो है वो धंस गए हैं। कुछ पिलर 2-3 मीटर वो धंस चुकी है अंदर ही। तो इस प्रकार को देखते हुए पुल अपने आप को असुरक्षित यहाँ पर पुल हो गया है। वही जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुल के बाधित होने का, पुल के जर्जर होने का एक सबसे बड़ा वजह अभी की बारिश है, क्योंकि लगातार करीब 1-1.5 महीने से बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पुल के कुछ पिलर जो है वो जर्जर हो चुके हैं और जमीन के नीचे धंस गए हैं, क्योंकि यह वजह बताई जा रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, हरिद्वार में कितने पुल असुरक्षित पाए गए हैं? क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा इलाका है जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन सबसे ज्यादा होता है, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार जिले में जो है सेफ्टी ऑडिट की जो रिपोर्ट गई है, वहां पर यहाँ पर जो है 6 पुल पूरी तरह से जर्जर हालत में यहाँ पर पा गए, जिसकी रिपोर्ट अब जो है सरकार को भेजी जा रही है। हम अगर हरिद्वार जिले की बात करें तो हरिद्वार में जिससे जो यात्री लगातार यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने इसको तत्काल आवाजाही बंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई भी जानमाल का नुकसान ना हो। हालांकि भारी बरसात के चलते जिस तरह से पुलों की जर्जर जो हालत हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल हरिद्वार के जो 6 पुल और फिलहाल जो है जर्जर हालत में यहाँ पर मिले, तो कहीं ना कहीं चिंता की बड़ी बात मनीषा ये भी है कि जिस तरह से हरिद्वार में लगातार देश विदेश से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, भारी संगम को समय में सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने पूरी तरह से आवाजाही बंद करने के जो निर्देश दिए हैं। हालांकि भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि पलावपुर में खड़ा हूँ, फिलहाल यहाँ भी फिलहाल स्थिति जो है पुल की जर्जर यहाँ पर पाई गई है। कहीं ना कहीं बारिश के द्वारा इस यहाँ की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर डगमगाई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पुल है हरिद्वार के, कहीं ना कहीं फिलहाल अभी जो जर्जर हालत में यहाँ पर बारिश के द्वारा हुए हैं, तो ऐसा में जो सरकार ने यह भी निर्देश जारी किया कि जो भी जो पुल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेक किया जाए। PWD को भी जो है साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो पुल जर्जर स्थिति में उनको पूरी तरह से परख ले, पूरी तरह से उनको जाग ले, ताकि आने वाले समय में जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे किसी प्रकार का कोई भी जानमाल का नुकसान ना हो। मनीषा, बिल्कुल, योगेश का रुख कर लेते हैं। योगेश, जिस तरह से इस बारिश के कहर के बाद लगातार पहले से ही सड़कें बंद हैं, रेल मार्ग भी प्रभावित नजर आ रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब 75 पुलों के असुरक्षित पाए जाने के बाद इन्हें भी बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यातायात पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, पहाड़ों पर कई जगह सड़कें बंद हो रही है, मलबा लगातार गिर रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घरों को भी इससे नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो 75 पुलों की बात आई है, अगर 75 पुलों पर से यातायात बंद कर देते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थायी व्यवस्था क्या होगी, उनसे यातायात किस तरह से सुचारू होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में कुछ ऐसे जनपद हैं जहां से जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरीके से टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी, रोड कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी इन पुलों को अगर बंद किया जाता है। तो अब देखना यह होगा प्रशासन और सरकार का अगला रुख क्या होता है, इन पुलों पर यातायात कब बंद किया जाता है। बिल्कुल, योगेश से भी जान लेते हैं। यशराज जुड़े हुए हमारे साथ। यशराज, तो लगभग 75 पुल जो ऐसे हैं असुरक्षित पाए जाते हैं, इसके बाद अगर इन्हें बंद किया जाता है तो वैकल्पिक मार्ग के लिए अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल मनीषा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली तो 75 पुलों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन यह बढ़ करके करीब 85 से 90 के बीच पहुंच सकती है, क्योंकि कुछ पुल अभी भी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उसका डेटा अभी तक क्लियर नहीं गया है। क्योंकि ये सूत्रों से मुझे जानकारी मिली थी कि 80 और 85 के आसपास ये पुलों की संख्या पहुंच सकती है। और यदि इतनी बड़ी संख्या पुलों की संख्या पहुंचती है तो बहुत सारे पुल ऐसे हैं, बहुत सारे जनपद ऐसे हैं कि वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यदि वो पुलिया टूट जाती है तो जो 100 मीटर की दूरी है वो करीब 4 किलोमीटर की दूरी में बदल जाती है। तो इस प्रकार से देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कराई जा रही है, एक अल्टरनेट व्यवस्था भी खोजा जा रहा है। लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था इस समय ये नहीं हो सकता, कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट व्यवस्था कराने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अभी यहाँ बरसात का मौसम है, काफी बारिश हो रही है, लगातार 1-1.5 महीने से बारिश हो रही है, इसलिए अल्टरनेट व्यवस्था को भी ठीक है,
बिल्कुल, तो तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यशराज ने ये बड़ी जानकारी साझा की कि ये संख्या जो है वो 80 से 85 भी पहुंच सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।